मेरे पास जो खबर है वो ये कि मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरा आज तक ग्राउंड वर्क मुझे जो इतलात मिल रही हैं वो यही है कि डील इसी तरह की थी कि हम आपको कुछ नहीं कहते, हम आपको जहां से हो सकेगा फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अदालती मामले हैं, आप अदालती मामलों को खुद देख, कुछ भी हो सकता है। और जरदारी साहब की खामोशी को भी आप कम ना समझें। जब जरदारी साहब खामोश नजर आए ना, तो समझ जाए कि उनको पता है कि क्या होने वाला है। यही मियाँ साहब की जो जो पेशी थी, उस पे जब सरेंडर करके वो तशरीफ लाए, तो उनके जज ने पूछा, ना आप उनको अरेस्ट करना चाहते हैं, ना आप ये केस बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप चाहते क्या है? कहते हैं जी हमें अभी डायरेक्शंस यही मिली हैं कि ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं मिली कि क्या करना है। तो मामला यहाँ तक अगर आ गया है तो आप खुद ही बता दीजिए, क्या अदालती कवर और क्या अदालत। एक आम आदमी की तो जब रोटी, बिजली, पानी, पेट्रोल के मसाइल हों, तो वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि चोर है, डाकू है या सादिक है और अमीन है जो इस वक़्त हुकूमत चला रहे हैं। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं उपकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज हाफी मैडम सना भुजा। मोहतरमा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैडम, जमहूरियत पनपेगी, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं या लाए गए हैं, क्या बनेगा आगे? यही मज़ाक है, मतलब क्या कह सकते हैं, जो 3 दफ़ा अपनी मुद्दत ना पूरी कर सके, क्या वो अब कुछ तब्दील होकर आ रहे हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट में उनके लिए कोई जगह बनती नज़र आ रही है? क्योंकि मामलात सिर्फ़ ये नहीं है, और मैं इसको जस्टिफ़ाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ फैक्चुअल आपसे बात कर रही हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब का मसला सिर्फ़ ये है कि वो या तो एक फ़र्म पोज़ीशन लेके उस पे अगर अटल रहें और उस पे डट कर मुकाबला करें, तो मेरा ख़्याल है वो बहुत बेहतर होगा उनके उनकी सियासत के लिए। और हमें ये जो वोट को इज़्ज़त द दो वाला मामला जब शुरू हुआ था, तो हमें बड़ी उम्मीद नज़र आई थी, जब नाम लिए जा रहे थे, जब मरियम नवाज़ साहिबा पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर जब जलसे किया करती थीं, जिस तरह की गुफ्तगू वो किया करती थीं कि भुट्टी साहब को किसने मारा, वो तमाम सवालात जो हमारी ज़बान पे आके रुक जाते हैं, उन्होंने बड़े ओपनली अंदाज़ में इन सवालों को उठाया। मगर फिर वो क्या हुआ कि वो सवालात भी चले गए, वो साइलेंस हो गई है वहाँ पर, कभी ट्विटर खामोश है, कभी मियाँ साहब बीमार हैं, कभी मियाँ साहब ठीक हैं, कभी मियाँ साहब का लीगल मामला गलत है, कभी मियाँ साहब की प्लेटलेट्स का मसला है। तो ये मामलात इतने सादा नहीं होते, और ये जो आ रहे हैं चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, तो मैं तो ये समझती हूँ कि देखिए लाया गया है, लीवे तो दिया गया है, ग्रीन सिग्नल तो मिला है, क्योंकि वक़्त का तयन ये तो 4 साल से गए हुए थे। क्या उस मुद्दत में अपने भाई की हुकूमत में भी इनको आने नसीब नहीं हुआ? चले पहले तो इमरान खान साहब से आपको डर लगता था कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन करेंगे, आपको जेल में आपके साथ बुरा सलूक करेंगे। उनका एक इंतकामी रवैया था जिसकी वज़ह से आप नहीं आए। फिर आपके भाई की हुकूमत थी 16 माह, उसमें ही आ जाते, उसमें भी नहीं आए। तो ज़ाहिर है मामलात कहीं न कहीं से चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन देखिए, इदारा जो होता है वो उसको एक ही बंदा रन नहीं करता, उस इदारे में और लोग भी होते हैं। ज़रूर ये होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है, उस वक़्त उसकी डिसिशंस मतलब अटमोस्ट होती हैं। वो बहुत पावरफुल शख्सियत होते हैं। इस वक़्त पाकिस्तान में अगर कोई बहुत पावरफुल शख्सियत है, जो सबसे पावरफुल शख्सियत है, वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी मुद्दत होती है ना। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये फैसला कर लिया है कि आपको ले आया जाए, तो क्या आपको पता है जब और लोग प्रमोट होके उनकी पोज़ीशन में आएँगे, क्या वो भी आपके बारे में वही राय रखते हैं जो आसिम मुनीर साहब, मियाँ साहब के लिए रखते हैं? मतलब मुझे सिर्फ़ ये लगता है कि इदारे जो हैं वो एक फ़र्द से नहीं होते, इदारा एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंस्टीट्यूशन है। तो उस इंस्टीट्यूशन में एक फ़र्द फ़ैसला तो कर सकता है, लेकिन क्या वो फ़र्द का फ़ैसला क्या हमा-वक़्त एक ही रहता है? क्या आने वाले लोग तब्दील नहीं हो जाते? क्या मियाँ साहब के साथ यही नहीं हुआ? मियाँ साहब ने खुद मुशर्रफ साहब को अपॉइंट किया, मियाँ साहब ने खुद बाजवा साहब को अपॉइंट किया। फिर वो जो बाजवा साहब की तस्वीर उन्होंने लगाई एक टेबल के ऊपर, जिस तरह से वो एक तरफ बैठे हैं और वो मातहत लग रहे हैं, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और मेरा ख़्याल है मियाँ साहब, मतलब मुझे नहीं लगता कि ना मियाँ साहब ना मरियम साहिबा सीख सके हैं। बहुत अरसे तक वो सर झुका के चल नहीं सकेंगे। कब जब भी सर उठाएँगे, मसला मसला पाएँगे। ये बदल गए। मरियम नवाज साहबा की एक मैं वीडियो देख रहा था, वो कहती है एक तरीका है ऐसे हाथ जोड़ने का, वो तरीका बड़ा अच्छा तरीका है और उस तरीके को अपनाएं तो आपको गवर्नमेंट मिल जाती है, आपको इक़्तिदार मिलता है। मैं वो तरीका नहीं अपनाऊँगी। वो तरीका इन्होंने अपना क्यों लिया? वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया छोड़ क्यों दिया? लालच में आ गए हैं या फिर क्या? ऑफ़र इतनी बड़ी थी कि गॉडफ़ादर कहता है कि ऑफ़र इतनी बड़ी दूँगा कि वो ठुकरा नहीं सकेगा। ऑफ़र इतनी बड़ी मिली कि ठुकरा नहीं सके, या बयानिए से बदल गए, नज़रियात से बदल गए, या नज़रियात दो क्या थे?
मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक नज़रियाती जमात है। मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी उन्होंने हिस्टोरिकली इस बात को प्रूव किया है। वो हमेशा ही इस तरह की बातें करते हैं, उसके बाद यू टर्न लेते हैं। इमरान खान साहब क्या यू टर्न लेते होंगे? नून लीग भी यही करती रही है। लेकिन इस मुल्क में सियासत का जो तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया है, जो गेट नंबर 4 से होते हुए आता है, वो मेरा ख्याल है कि वो मियाँ साहब के ऊपर भी अप्लाई होता है, ज़रदारी साहब पे भी अप्लाई होता है। तो हर कोई उनकी पोज़ीशन में शायद यही करता है। लेकिन मियाँ साहब के ऊपर अगर हम थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म या कम से कम मैं जिस तरह से क्रिटिकली उनको देखती हूँ, मुझे सिर्फ़ ये लगता है इतनी कुर्बानियों के बाद, आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, आपकी जमात के लीडर्स ने कितने-कितने दिन जेल काटे, कितने-कितने सऊबतें बर्दाश्त की, आपकी बेटी का हाथ पकड़ के आप जेल गए। देखिए, आपके वालिद साहब की आप कहते हैं कि फौतगी पर आप नहीं मौजूद थे, आप उनको दफना नहीं सके। ये लॉस है, बिल्कुल बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन फिर ये मामलात क्यों करते हैं? क्या ये फर्द शनास नहीं है? ये बंदे को पहचान नहीं पाते? मुशर्रफ साहब को खुद अपॉइंट किया, करामत साहब को घर भेजा, जहांगीर करामत को आपने क्यों घर भेजा था? इसीलिए भेजा था क्योंकि उन्होंने कोई बात कर दी थी। और क्या बात कर दी थी? सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से बात कर दी थी। तो क्यों हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को कर्टुसाइज़ करते रहें? और ये एक पता नहीं क्यों शेवा है मियाँ साहब का कि वो हर किसी को एक मुद्दत के बाद कर्टुसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश मेरा ख़्याल है पार्टी ने नहीं की है। ये कोशिश मुसलसल नून लीग करती रही है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जहाँ से जो शख्स जहाँ से उठाया जाता है, वो उनके मातहत रहता है। अब आप लाख कह दीजिए कि भई ये कौन लेकर आया, कौन से जनरल के अंडर मियाँ साहब आए, मगर उनको इन एनी केस वो उनके अपने हैं। वो एक जगह से जहाँ से बनती हैं पार्टियाँ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी उस तरह नहीं बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह नहीं बनी। लेकिन नून लीग का ज़ाहिर है एक जन्म हुआ एक जनरल साहब के साथ, तो वो एक हमेशा से एक टेंटेड मामला रहेगा और वो अपना ही समझ के आई थिंक ये बार-बार ड्रिफ्ट होती है। आई डोंट नो अगर मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पाई हूँ, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि ये रिफ्ट जो है ना वो इसीलिए है क्योंकि अभी भी जैसे पीटीआई उन्हीं की पार्टी है, मतलब आपके इदारे ने बनाई थी, तो उनको भी कट टू साइज़ इदारा ही कर सकता है। और जी। इदारा जो है वो ज़ाहिर है सब पर असर रखता है, तो अब मेरा ख़्याल है उसको कट टू साइज़ करने की अगर नियत से आ रहे हैं और अगर वाक़ई ये कबूतर उड़ा के और पीस की बात कर रहे हैं, तो अगर मियाँ साहब ने वाक़ई कुछ सीख लिया है, तो खुश-आइंद है। बहरहाल मियाँ साहब कहते थे अकबर बुगटी का कत्ल इन लोगों ने किया, वो बेनज़ीर के कत्ल के ज़िम्मेदार ठहराते थे, वो मॉडल टाउन के खून के ज़िम्मेदार ठहराते थे। वो कहते थे ड्रोन हमले आपने पाकिस्तान पर करवाए, आपने तो पाकिस्तान की सलमियत को कुचला। फिर मियाँ साहब में इतनी काबिलियत तो है ना कि वो ये सब कुछ करने के बाद भी उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं और फिर उनके साथ डिस्कशन करते हैं और फिर एक पेज पर भी आ जाते हैं। ये एक बड़ा मुअम्मा है। हम ये समझते हैं कि हम शायद पाकिस्तान की सियासत को बदलने निकले हैं और उसकी तब्दीली ना आपके मरहून मिन्नत वक़्त मुअय्यना मुद्दत तक नहीं हो पाती। बस वो वक़्त लगता है। वो कितना वक़्त लगता है, अब आपको कुर्बानी का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। मैं वही कह रही थी जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्टी ने इतनी-इतनी जेल काटी, इतनी कुर्बानियाँ दी। अब आखिरी आखिरी पड़ाव था। ये इसको अगर पार कर लेते तो शायद पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो कुछ डिफरेंट हो जाती। लेकिन 16-17 माह की हुकूमत में जिस तरह से कानून साज़ी की गई, शहबाज शरीफ साहब ने जो किया, अब जो एक निगरान सेटअप आया है, वो जो कर रहा है और जो मियाँ साहब करना चाहते हैं, मेरा ये ख़्याल है अभी भी बहुत लोग समझ रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं। अब आप देख लीजिए बुगटी साहब की आपने बात की, तो बुगटी साहब तो चले उनका तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन अभी बता दें जो आपकी करंट इस वक़्त निगरान सेटअप में बुगटी साहब हैं, उन्होंने तो अकबर बुगटी साहब की कब्र पे ताला लगाया था ना, ताकि उनको कोई देख ना सके। तो वो तो हमारे वज़ीर दाखिला हैं। तो हमें तो इसमें कोई मतलब मसला नहीं होना चाहिए ना, हमारी तो सियासत में ये रिवायत है कि हम एक बात एक दिन करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। कोई किसी दिन हमें हीरो लगता है, कोई किसी दिन हमें विलेन लगता है। एक वो दौर था जब हमें बुगटी साहब हीरो लगते थे। एक दौर था कि जब ये मियाँ साहब एक बड़ा ऑप्टिक्स के लिए आपको पता है वो गए बलूचिस्तान, वो बुगटी साहब से मिले और उनके जो बुगटी साहब के फादर थे जो बीएनपी मेंगल है, सॉरी नॉट बुगटी साहब, मेंगल साहब से जो मिले और फिर उनके फादर की ताज़ियत की। वो एक बड़ा ऑप्टिक मोमेंट था फॉर नून लीग। एक माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला हुआ, नून लीग ने वहाँ जाकर एक प्रेज़ेंस फ़ील कराई। वो एक बड़ा अच्छा एक मैसेज गया। लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे कीप चेंजिंग देयर पोजीशंस। आई मीन ऑप्टिक्स अगर खेलनी ही है तो कम से कम कंसिस्टेंटली ऑप्टिक्स से खेलना चाहिए। ये नहीं कि आप गए मेंगल साहब के पास उनको मना लिया और फिर बीएनपी को साथ मिला लिया और फिर उनको कोई डेडलाइन लगा दिया। अब आप देखिए मौलाना फजल रहमान साहब मुलाकात कर रहे हैं अली मोहम्मद खान से और असद कैसर से। तो सियासत में तो कुछ भी हो सकता है जी। मतलब अगर फजल रहमान से पीटीआई वाले मिल सकते हैं,
तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो मियाँ साहब ने भी शायद यही सोचा होगा कि कुछ भी हो सकता है, तो चलो पहले मैं अपना मसला ठीक कर लूँ। ये ना हो कि मेरे अलावा किसी को ये पसंद कर लें और उसके बाद मंज़ूर नज़र हो जाएँ। और मेरा ख्याल है ये इक़्तिदार की जो आई डोंट नो ये क्या इनको है, आई डोंट नो ये पार्टी में और किसी को क्यों नहीं आने देते। मियाँ साहब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, लेकिन उनका तो एक मेडिकल रिपोर्ट है ना आपके सामने कि वो ना स्ट्रेस ले सकते हैं, वो तो किसी भी वक़्त उनको चेकअप के लिए जाना पड़ सकता है। तो फिर ऐसे मेडिकल रिपोर्ट के साथ अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिर मर्ज़ी है। बहरहाल असद कैसर साहब कहते हैं कि ये हमने फातिहा के लिए मुलाकात की है। तो ये किस चीज़ की फातिहा थी? क्या वाक़ई मौलाना साहब की सास की फातिहा थी या किसी और चीज़ की थी? देखिए मदर इन लॉज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। मदर इन लॉ रूल ऑफ लॉ के ऊपर भी आ जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है एक रिवायत है और ज़ाहिर है कि ये एक रिवायत उनके मतलब पूरे उसमें होती है कि आप जाते हैं किसी की ताज़ियत करने। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि पहली दफ़ा उनके फैमिली में किसी की ताज़ियत का मौका आया है और मेरा नहीं ख़्याल कि वाहिद वो हैं जिनकी ताज़ियत करने के लिए जाना चाहिए था। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये आप जितना मर्ज़ी इसको ताज़ियत कहिए, ये ताज़ियती मामला तो नहीं था। वो ज़रदारी साहब भी आपको याद होगा वही ताज़ियत करने ही गए थे वो तो उनकी तो मीटिंग आधा घंटे से ज़्यादा ना चल सकी। यहाँ तो फिर घंटा पार हो गया, फिर नमाज़ भी पढ़ी, इमामत में उनकी फज़ल रहमान साहब की इमामत में दोनों ने नमाज़ पढ़ी। तो आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर। पीटीआई वाले अगर ये कदम बढ़ा रहे हैं, तो इट्स अ गुड जेस्चर। मियाँ मेरा ख़्याल है मौलाना साहब भी बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि हम सबको साथ मिल के बात करनी चाहिए। एक नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। पार्टीज़ को साथ रहना चाहिए और हमें तो मुकाबले में मज़ा ही नहीं आएगा अगर हमारे मद्दे-मुकाबिल कोई दुश्मन नहीं होगा। तो इट्स अ गुड ट्रेडिशन। मतलब मैं तो इसको बड़ा आई मीन आई एम शॉक्ड बट आई एम आल्सो हैप्पी कि ये हुआ है। कम से कम हमारी पॉलिटिक्स इतनी तो बचौर हो गई है। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब को जो रिलीफ़ मिल रहा है, जो सैल्यूट मारे जा रहे हैं, जिस तरह सरकारी मशीनरी उनके प्रोटोकॉल में एक्टिव होती है और जो हमने देखा कि एक पता चलता है कि कोई स्टेट गेस्ट आया है। पाकिस्तान में बाकी भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे, यहाँ पे शायद हक़ान अब्बासी साहब भी तो अकेले घूमते हैं, मगर नवाज़ शरीफ साहब को एक अलग लेवल के ग्लैमर में लेके जाया गया, अलग लेवल का प्रोटोकॉल दिया गया। आपको लगता है कि अदारे अपनी जो है वो अदारों की क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? देखिए, यही मामला है जो स्पॉइलर का रोल अदा करता है। यही जो आप ज़रूरत से ज़्यादा सहूलत देते हैं और आप बहुत ज़्यादा आप बढ़-चढ़ कर लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आप जैमर्स भी दे रहे हैं और कल बिलाल कियानी साहब मेरे शो में थे, तो उनसे ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी जब ब्रेक होती है। तो मैं भी मुझे ये कहा था, इतना प्रोटोकॉल, इतनी गाड़ियाँ, तो कहते हैं, "सना आप यकीन करें कि हम ऐसा नहीं है कि हम माँगते हैं।" ये मरियम साहिबा भी जब जाती थी और मैं इतने अरसे से उनके साथ जलसों में जाता हूँ, तो वो खुद भी सिक्योरिटी की सिचुएशन कोई ना पैदा हो, तो वो ये इंतज़ामात करते हैं। लेकिन काश ही ऐसा अच्छा होता कि ये इंतज़ामात किसी पेश-ए-नज़र मौके पर वो जेयूआईएफ के जो बार-बार धमाके होते हैं, उसमें भी ऐसी कोई इक़दामात कर लेते। जो एएनपी के शहीद हुए, जो उनकी कैम्पेनिंग मुतासिर हुई, शायद उसमें भी अगर अमल पैरा होते, यही यही फैसिलिटीज़ अगर उनको भी दी जाती, तो मेरा ख़्याल है एएनपी की भी आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी और फ्यूचर कुछ और होता। तो सब मेरा ख़्याल है कि आई मीन आईज़ आर रोलिंग बट आई मीन मियाँ साहब को भी रिलीफ़ नहीं मिला है। मियाँ साहब को एक हक मिला है कि वो अपना ट्रायल कर सकते हैं, दोबारा से अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, उसका उनको मौका बहरहाल ज़रूर देना चाहिए था। अगर एक मुतनाज़ फैसला है और जिसको हम सब समझते हैं कि गलत था, तो मेरा ख़्याल है उनको फेयर ट्रायल का बिल्कुल हक देना चाहिए। अब बाकी अदालतें क्या करेंगी वो नहीं पता, लेकिन नैब का जो किरदार है ना, कमाल है वैसे। मैं कहती हूँ अब मालम जब्बा हम भूल जाएँगे, हम बीआरटी स्कैम भूल जाएँगे, हम सब कुछ भूल जाएँगे, क्योंकि अब तो उन्होंने जो उनके सियासतदान जो उस वक़्त पीटीआई में थे और पीटीआई की तरफ नहीं देखना था, वो पीटीआई में नहीं रहे ना। अब एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बन गया है। खट्टक साहब, महमूद खान साहब अलग, उनके ऊपर कितने करप्शन के चार्जेज़ हैं, लेकिन वो वाले केसेज़ नैब नहीं खोलेगी। अब तोशाखाना 190 बिलियन पाउंड अब इस पे रहेगी। तो नैब का जो किरदार है ना, मेरी समझ से वैसे बाहर ही है। जो डील हुई मैडम, वो डील किस नौयत की है? क्या उसमें सिर्फ़ यही जो आप बता रही हैं कि हक दिया गया, उसमें ये प्राइम मिनिस्टर के जो नारे लग रहे हैं, कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ के मामलात तय हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। डील किस लेवल की थी? क्या कोई अंदर की खबर है? मेरे पास जो खबर है वो ये, मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरा आज तक ग्राउंड वर्क मुझे जो इत्तलात मिल रही हैं वो यही है कि डील इसी तरह की थी कि हम आपको कुछ नहीं कहते, हम आपको जहाँ से हो सकेगा फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अदालती मामले हैं, आप अदालती मामलों को खुद देखिए। देखिए, अगर आपने अदालती मामले में कोई फेयर ट्रायल की बात करनी है, तो फिर आपने वहाँ पर उँगली उठानी पड़ेगी जो लोग ज़िम्मेदार थे। अगर जुडिशरी अंडरमाइन हुई, तो जुडिशरी को अंडरमाइन करने वाला कौन था? अगर जुडिशरी ने अपनी मनपसंद के फैसले दिए, तो वो मनपसंद के फैसले क्यों दिए गए? जेआईटी बनाई गई, उसमें हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग भी शामिल किए गए। तो क्या हम आज ये कह रहे हैं कि वो तमाम तर चीज़ें
तमाम इदारों का इसमें रोल था। आपके जो मुकन्नना इदारे होते हैं, तमाम जो हैं वो बैठ के एक ही बात कर रहे थे, एक ही फैसला गलत दे रहे थे और आज फिर हम उसको अदालती एक कवर देना चाहते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर आपने इसको यहीं सेटल करना है, तो मेरा ख़्याल है कि फिर ये मामला नहीं ख़त्म होगा। आप इन एनी केस आप अदालतों से क्लियर हो जाएँ, आप एस्टेब्लिशमेंट से क्लियर हो जाएँ। अभी तो आपको अवाम की क्लीयरेंस चाहिए और मेरा ख़्याल है एस्टेब्लिशमेंट भी अभी क्लियरली कन्विंस्ड नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है और ज़रदारी साहब की खामोशी को भी आप कम ना समझें। जब ज़रदारी साहब खामोश नज़र आए ना, तो समझ जाएँ कि उनको पता है कि क्या होने वाला है। बहरहाल खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ये जो फास्ट ट्रैक पे अदालती निज़ाम चला दिया गया है और बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की ये भी एप्लीकेशन निबट गई, वो भी निबट गई, जज छुट्टी पे भी नहीं जाते, वो पिटीशन दायर करवाते हैं और आगे केस बढ़ जाता है। तो अदालती कवर ले रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के, अदालतों से क्लियर होके दिखाया ये जाए कि हमने लीगल तरीके से तमाम चीज़ों को फेस किया है। देखिए, कहने को तो लीगल तरीका तो ये भी नहीं था कि प्लेटलेट्स की वजह से आप बाहर जाएँ इलाज कराने और फिर 4 साल बाद तशरीफ़ लाएँ, आपका भाई एक पूरी गारंटर बने और आप उसको कभी भी उसको ना समझें और फिर अभी आप खुद कह रहे हैं, ये रूम भी आपने रखा है कि कभी भी मुझे लंदन जाना पड़ सकता है फॉर चेकअप। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मतलब जो बसीरत रखते हैं, उनके लिए बड़ी वाज़ेह निशानियाँ हैं कि मामलात इतने सादा नहीं हैं। और जो आपने इस वक़्त सवाल किया, सॉरी आपका सवाल मैं भूल गई हूँ अब। अदालती कवर लेने आपका की पट हाँ, अदालत अदालती कवर त मैं वो कह रही हूँ ना जब आप कोई चीज़ गैर कानूनी, गैर आईनी करते हैं, तो फिर आप उसको गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से ही वापस कर सकते हैं ना। आप उसका कोई कानूनी जवाब तो नहीं क्रिएट कर सकते। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम सारे गैर कानूनी चीज़ों का एक कानूनी कवर ढूँढने की कोशिश करते हैं और अगर मियाँ साहब भी वही कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है उनको नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ बहरहाल वो कहते हैं ना मेरे अल्लाह के सामने मैं सुरख़रू हो गया, मैंने अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए। तो फिर मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए तो भई पहले आ जाते या ना आते। अब आ गए हैं तो मामलात कुछ अदालतों पे भी छोड़ दें, कुछ और भी चीज़ें होंगी और कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी। देखिए एवनफ़ील्ड वाला मामला तो मुझे लगता है निपट जाएगा। लेकिन बाकी जो मामलात हैं, जो नैब के केसेज़ हैं स्पेशली, मगर अब नैब भी मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको ना अरेस्ट चाहिए। अब आपको मैं एक बात बताऊँ कि जो जस्टिस आमिर फारूक और जो दूसरे गुल हसन साहब हैं, जस्टिस गुल हसन, वो अदालत में जिस दिन ये नैब वाला केस आई थिंक परसों यही मियाँ साहब की जो पेशी थी, उस पे जब सरेंडर करके वो तशरीफ लाए, तो उनके जज ने पूछा, "ना आप उनको अरेस्ट करना चाहते हैं, ना आप ये केस बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप चाहते क्या हैं?" कहते हैं, "जी, हमें अभी डायरेक्शंस यही मिली हैं कि ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं मिली कि क्या करना है।" तो मामला यहाँ तक अगर आ गया है, तो आप खुद ही बता दीजिए, क्या अदालती कवर और क्या अदालत? एक्शन कौन देता है मैडम? मुझे क्या पता, ये तो आप उनसे पूछिए। डायरेक्शन जहाँ से भी आई है, यही आई है। डायरेक्शन हमें पता है कहाँ से आती है। इसमें बहुत सारे किरदार हैं, सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट को पॉइंट आउट सिंगल आउट नहीं कर सकते हम। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि वो मरकज़ी उनके पास जो क़ुव्वत है, वो उन्हीं की है। तो मेरा ख़्याल है कि उनकी नॉड के बगैर कोई और इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकता। तो उन्होंने दी तो किसी ने उनकी नॉड के साथ दी है। तो है तो एक ही बात। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है और क्या इलेक्शन विदाउट पीटीआई एक्सेप्टेबल होंगे? अवाम उसे मान लेगी और वो चल जाएँगे? भाई ये तो बहुत ही अजीब बात है कि 103 लोग पकड़े गए मतलब 9 मई के थाने में जो इन्वॉल्व थे 4 माह की पूरी पकड़-धकड़ में उसके बाद उनमें से एक जो है वो टीवी पे नमूदार हो गए, दूसरे भी आ गए, तीसरे मियाँ शेख रशीद साहब भी तशरीफ ले आए, हालाँकि वो इसमें मुलव्वस नहीं है, लेकिन ना ही वो अरेस्टेड थे। चिल्ला काट के आ गए। अभी अंदलीब अब्बास साहिबा, आप प्लीज़ एक इस सिनेरियो को अपने सामने रखिए कि अंदलीब साहिबा वो हैं जो ड्राइव कर रही थीं, जिन्ना हाउस की तरफ जो खतीजा शाह उनके साथ पैसेंजर सीट पे बैठी थीं। खतीजा शाह पे तीसरी एफआईआर दर्ज हो गई है और अंदलीब अब्बास साहिबा को स्कॉट फ्री छोड़ दिया है। मुराद राज साहब का भी नाम जियो फेंसिंग में आता है, फिर उनको भी छोड़ दिया जाता है। अभी तो इस्लामाबाद एटीसी ने भी जो नाम नौ लिए हैं जो लोग उसमें मुलव्वस थे वहाँ पे हमला करने में, तो वो उनके ऊपर भी पर्चा कटा है, तो उसमें भी मुराद राज साहब का नाम है। फर्रुख हबीब साहब भी जा चुके। भाई ये जो तमाम लोग पकड़े गए थे इसी चीज़ के लिए, वो तो अब चले गए हैं। तो पीटीआई में जब तक इंतखाबात होंगे मुझे लगता है पीटीआई में रह कौन जाएगा? और इन एनी केस आई थिंक आपको किसी भी जमात को इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपको उनको इलेक्शन से बाहर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इलेक्शन और क्या सिलेक्शन, हम तो ये बात करते हैं साफ शफाफ इंतखाबात की, लेकिन ये भी कहते हैं चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मियाँ साहब। तो बाकी फिर इलेक्शन की फेयर और ट्रांसपेरेंसी में कहाँ पे आपको कोई नज़र आती है सदाकत? आखिर में मैडम ये बता दें शॉर्टली कि अवाम इमरान खान के नाम पे कंप्रोमाइज़ कर लेगी, भूल जाएगी और इमरान खान को अगर सियासत से बाहर रखते हैं, तो बाकियों सबका दाल-पानी चलता रहेगा।
देखिए, आम आदमी काश के खास समझा जाता। एक आम आदमी के वोट पर आप खास हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी का कौन सोचता है? और आम आदमी क्या सोचता है, इससे क्या परवाह है? आम आदमी इमरान खान से मोहब्बत तो कर सकता है, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत से उसको रोटी नहीं मिलती। तो एक आम आदमी की तो जब रोटी, बिजली, पानी, पेट्रोल के मसाइल हों, तो वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि चोर है, डाकू है या सादिक है और अमीन है जो इस वक़्त हुकूमत चला रहा है। लोग सिर्फ़ इक़्तिदार में उनके ऊपर जो पड़ी होती है, जो उनके ऊपर महँगाई पड़ती है या उनके ऊपर कोई आफ़त गिरती है, वो उसी को याद रखते हैं। ये मोहब्बतें, ये लीडर्स से मोहब्बतें, ये मेरा ख़्याल है वक़्त के साथ-साथ मद्धम हो जाएँगी। लेकिन हाँ, बिकॉज़ एक कल्ट लाइक फ़ॉलोइंग ज़रूर है खान साहब की, तो उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी बहुत बहुत ही सहल तरीके से चलाई। बहुत इफ़ेक्टिव मीडिया मैनेजमेंट है और बहुत इफ़ेक्टिव रही है उनकी ये ज़हनसाज़ी। तो वो थोड़ा वक़्त लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग मोहब्बत में अपनी रोटी भूल के सिर्फ़ मोहब्बत ही निभाएँगे। तो लोगों की मोहब्बत आएगी वापस? इमरान खान साहब बाहर आएँगे या फिर उनका नाम सुर्ख पेंसिल से काट दिया गया है? योर गेस इज़ एज़ गुड एज़ माइन। मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि ये इस कदर जो कॉन्ट्रास्ट है मियाँ साहब की रिलीज़ में और खान साहब के, आपने अभी भी देखा होगा कि उनका जो ट्रायल रोकने का मामला था उसको भी निपटा दिया गया है। तो ये मामलात ज़ाहिर है अब 9 मई का सानिया ना भूलेगा, ना भूल सकते हैं। हमें कहा गया था जो सहूलतकार हैं, जो इसके मास्टरमाइंड हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो सहूलतकार थे, जो इनमें अरेस्टेड थे, वो तो छोड़ के चले गए ना इस्तेहकाम में। तो फिर आ जाएगी बारी खान साहब की भी शायद, और मेरे तो उम्मीद है और आई होप कि उनके साथ जो भी हो रहा है, चाहे वो साइफर वाला मामला हो, उसमें अगर उनकी सज़ा बनती है, तो बिल्कुल बनती है। आपको ये कोई हक नहीं है कि आप इस तरह का डॉक्यूमेंट लहरा के, आप लोगों की ज़हनसाज़ी करें, आप अपने मफ़ाद के लिए अवाम को बेवकूफ़ बनाएँ, आप अपने मफ़ाद के लिए इदारों को मलाइन करें, इदारों को टारगेट करें। एक सिटिंग आर्मी चीफ़ या कमिंग आर्मी चीफ़ के हवाले से आप बातें करें, आप मीर जाफ़र, मीर सादिक कहें, तो ये भी खान साहब को अब अपने ऊपर थोड़ा-सा रिविज़िट करने की ज़रूरत है। बाकी सब तो सीख गए। अब तो यही लगता है कि जो आ रहा है जी, पहले तो अलवी साहब ने कुरान का दर्स शुरू कर दिया, सूरह अल-माइदा, तो माफ़ी, तो फलाना, तो हदीस। अब हमने देखा जी शेख रशीद साहब भी 40 दिन चिल्ला काट के आए, उन्होंने सिर्फ़ कुरान शरीफ पढ़ा है। मतलब आई डोंट नो सब सब हाफ़िज़ क्यों बनना चाह रहे हैं? क्योंकि हाफ़िज़ तो एक ही है। मैडम बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक़्त का, आपकी राय काफ़ी पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।